गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे जापान में मंत्रिमंडल, ठीक है ना। जापान में मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट और प्रधानमंत्री। तो आपने इसमें क्या पढ़ा? कैबिनेट का स्वरूप, जिसके अंदर आपने कैबिनेट के संगठन के बारे में पढ़ा कि 5वें अध्याय में मंत्रिपरिषद से संबंधित बात की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री का जिक्र बताया गया है। ठीक है। अगला आपने जो देखा था उसका कार्यकाल देखा था, कैबिनेट का कार्यकाल। तो कैबिनेट के कार्यकाल की क्या बताई? निश्चित अवधि नहीं बताई गई थी। कैबिनेट की कार्यकाल की निश्चित अवधि नहीं बताई गई थी। और ये क्या है कि निचले सदन अर्थात प्रतिनिधि सदन के बहुमत के समर्थन तक ही अपने पद पर बनी रह सकती है। यदि निचले सदन में कैबिनेट के विरुद्ध कोई कार्रवाई अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो कैबिनेट को 10 दिन की क्या बुलानी पड़ेगी? भीतर, या स्वयं को त्याग पत्र देना पड़ेगा। 10 दिन के भीतर ही त्याग पत्र देना पड़ेगा और प्रतिनिधि सदन को भंग कर देना चाहिए। तो दोबारा निर्वाचन करना चाहिए। इस तरह से कार्यकाल बताया गया है कि जापान के कैबिनेट का कोई भी निश्चित अवधि नहीं है, कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं है। आगे पढ़ा था आपने कैबिनेट के कार्य की प्रणाली। कार्य की प्रणाली क्या थी? कैबिनेट का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और उसका कार्यकाल है वो सरकार के केंद्रीय कार्यकाल ही बताया गया है। और उस कार्यकाल का मुख्य जो संचालक है वो कैबिनेट सचिवालय का निर्देशक ही होता है। अब आगे आज पढ़ेंगे कैबिनेट की शक्ति तथा कार्य। कैबिनेट की शक्ति तथा कार्य यानी जापान के संविधान के अनुच्छेद 73 में कैबिनेट के कार्यों का वर्णन किया गया है। कैबिनेट साधारण प्रशासन के अतिरिक्त और भी कार्य करता है। जैसे सबसे पहला है कानूनों को वफादारी से लागू करना। कानूनों को वफादारी से लागू करना, राज्य के कार्यों को संचालन करना, विदेशी मामलों का प्रबंध करना, संधियां करना। इस हेतु ये डायट से पहले अनुमोदन या परिस्थितियों के अनुसार बाद में अनुमोदन प्राप्त कर लेगा। कानून द्वारा निश्चित स्तर के अनुसार नागरिक सेवा का प्रबंध करना, बजट तैयार करना और उसको डायट के सम्मुख रखना, संविधान और कानून की धाराओं को लागू करने के लिए आदेश जारी करना। इस प्रकार के मंत्रिमंडल के आदेशों में यह दंड विषयक धाराएं तब तक शामिल नहीं कर सकते जब तक वह कि कानून द्वारा इसकी शक्तियां उससे न सौंपी गई हो। आम माफी, विशेष माफी, दंड परिवर्तन तथा स्थगित करने और अधिकारों को की पुनः स्थापना के बारे में निर्णय करना। मंत्रिमंडल की सब विभागों की निगरानी करता है और गृह तथा वैदेशिक नीतियां निर्धारित करता है। यदि निचले सदन को भंग कर दिया गया हो और किसी संकट की संभावना हो तो मंत्रिमंडल उच्च सदन की विशेष बैठक बुला सकता है। इन अधिकारों के अलावा कैबिनेट को प्रतिनिधि सदन को भंग करने का अधिकार भी प्राप्त है। प्रतिनिधि सदन को भंग करके वह हाउस ऑफ काउंसिलर्स का संकटकालीन अधिवेशन बुला सकता है और इस प्रकार कैबिनेट व्यवस्था का प्रमुख अंग माना गया है। उसे हाथ में शासन की समस्त सत्ताएं होती है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि कैबिनेट के हाथ में संपूर्ण जो व्यवस्थाएं होती हैं वो कैबिनेट के हाथ में ही होती हैं। जो क्या होता है? कैबिनेट का प्रधानमंत्री बताया गया है। कैबिनेट का जो अध्यक्ष बताया गया है, कैबिनेट का अध्यक्ष वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और जो भी आपने शक्तियां पढ़ी हैं वो शक्ति सारी क्या है? प्रधानमंत्री में ही निहित होती हैं। आपने इससे पिछले जो वीडियो में पढ़ा है उसमें क्या था कि सम्राट जो भी मतलब शक्तियां थी वो सम्राट में निहित थी। सम्राट में जो भी कोई मंत्रिपरिषद का जो भी कोई मंत्रिमंडल का व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो सम्राट की आज्ञा का अवहेलना नहीं करेगा। सम्राट से ही मतलब सम्राट में संपूर्ण शक्तियां कार्य सभी बताया गया है। लेकिन जब आपने अनुच्छेद 65 में जब आपने प्रधानमंत्री यानी कैबिनेट के बारे में, मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट के बारे में कार्यपालिका की शक्ति पढ़ी है उसमें निहित बताई गई है। और उस कैबिनेट के अंदर आपने क्या पढ़ा है
कि उसमें अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री में संपूर्ण जो आपने अभी पढ़ी हैं कि राज्य के कार्यों का संचालन करना, बजट तैयार करना, संधियाँ करना इत्यादि, जो भी आपने अभी जो इनके कार्य के बारे में पढ़ा, ये संपूर्ण जो कार्य है ये किस में पाए जाते हैं? ये प्रधानमंत्री में, कैबिनेट के अध्यक्ष में ही पाया जाता है। जापानी कैबिनेट की विशेषताएं क्या क्या बताई गई हैं? क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं कि इंग्लैंड और भारत में जहां शासन की कैबिनेट प्रणाली अपनाई गई है, समस्त कार्यपालिका शक्तियां सम्राट और राष्ट्रपति में निहित है, बल्कि जापान में कार्यपालिका शक्तियां कैबिनेट में निहित कर दी गई है। दूसरी विशेषता है, इंग्लैंड और भारत में मंत्रिमंडल सम्राट या राष्ट्रपति का माना जाता है, जबकि जापान में प्रधानमंत्री को कैबिनेट का अध्यक्ष बनाया गया है। जापानी संविधान में अनुच्छेद 66 के अनुसार प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रिपरिषद के लिए असैनिक होना अपरिहार्य है। जापान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति डाइट के सदस्यों में डाइट के एक प्रस्ताव द्वारा होती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री के चयन में सम्राट की कोई भूमिका भी नहीं होती है, उसे डाइट द्वारा नामांकित व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ता है। और इंग्लैंड और भारत में सम्राट या राष्ट्रपति निचले सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में उन्हें स्वविवेक के प्रयोग का अवसर भी मिलता है। अगली जो विशेषता है, इंग्लैंड और भारत में प्रधानमंत्री को अपनी टीम के निर्माण में पूरी छूट है, जबकि जापान और के संविधान में प्रधानमंत्री पर 2 प्रतिबंध लगाए गए हैं। सभी मंत्रियों को असैनिक होना बताया है और अनुच्छेद 66 के अनुसार, और अधिसंख्या मंत्री डाइट के सदस्यों में से चुने जाने चाहिए अनुच्छेद 68 के अनुसार। तो ये है जापान के प्रधानमंत्री की विशेषताएं बताई गई हैं, जापानी कैबिनेट की जो विशेषताएं हैं। अगला जो है जापान में प्रधानमंत्री। जापान में प्रधानमंत्री की क्या है, किस तरह से उनकी नियुक्ति की जाती है और क्या क्या उनके पास शक्तियां होती हैं। सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है जिसका नामांकन डाइट के दोनों सदन करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट को व्यक्तिगत इच्छा अथवा रुचि के अनुसार कार्य करने का कोई अवसर प्राप्त होना संभव नहीं है। संविधान द्वारा प्रधानमंत्री के लिए 2 योग्यताएं निश्चित की गई हैं। उसे डाइट का सदस्य होना चाहिए, उसे असैनिक होना चाहिए। शक्तियां क्या क्या बताई हैं? संविधान ने समस्त कार्यकारी शक्ति कैबिनेट को प्रदान की गई है।